स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good afternoon, guys. Is the audio and video clear? Guys, oh sorry, good morning. I'm so sorry. मुझे फाउंडेशन बैच वाला रह गया याद। और okay. Good morning, guys. Is the audio and video clear? Okay, okay, ठीक है। Okay, किसी का आदित्य आपने पूछा था कि कोई बुक्स लेनी है क्या? पर्सनली मैं सजेस्ट करूं तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास हैंड रिटन नोट्स आएंगे, जब आप उन्हें पढ़ोगे, जब हम क्लासेस फुल फ्लेजली स्टार्ट करूंगा मैं, आफ्टर डूइंग द बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, मेरे हिसाब से आप जब देख लोगे तब ये डिसीजन मुझे पूछोगे तो इट विल बी गुड। राइट नाउ आई विल स्टिल से मेरे हिसाब से एक भी किताब नहीं पढ़नी है तुम्हें, न मटेरियल पढ़ना है न बुक पढ़ना है, नथिंग एल्स हैज टू बी स्टडीड। आपके पास जब मटेरियल आए तब आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। एक बार इफ यू सी दोस हैंड रिटन नोट्स, जहां पे मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स अलग से मिलेंगे आपको, देन यू विल रियलाइज कि शायद सही था कि हमें कोई किताब नहीं लेनी है। फिर भी अगर बाई चांस, जैसे कुछ लोग होते हैं कि किताब पढ़नी है, नो, खराब नहीं है कुछ भी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट सिर्फ वही है कि मैनेजमेंट का उसका अगर आप राइटली मैनेज करो तो ये हार्लोम्बस एंड हॉलबॉर्न एक ऐसी किताब है, ब्लू कलर वाली बड़ी वाली किताब जो आती है, अब ग्रीन कलर में आने लगी है, वो एकमात्र किताब सफिशिएंट होगी। लेकिन अब बाई चांस अगर कोई इस किताब को खरीदते हो तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, इसके अंदर आपको सिर्फ एज ए रेफरेंस सोर्स करना है स्टडी। इसके अंदर सर सेलेक्टिव स्टडी करनी है क्या? नहीं, हर चैप्टर पढ़ना है इसमें, ठीक है। मैं सेलेक्टिव स्टडी पे नहीं बिलीव करता हूं। सोशल मीडिया का चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन आया है, हेल्थ का चैप्टर है, वहां पे क्वेश्चन आया है, सिलेबस में डायरेक्टली दोनों मेंशन नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप ये किताब लेते हो तो डेली इसके 5 पेज भी पढ़ोगे ना तो अगले 5 महीने में ये किताब बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी। साइज देख के डर लगेगा शायद आपको, अरे इतनी मोटी है, इतना सब कुछ पढ़ना है। 5 पेज से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको। बाई चांस अगर ये कोई किताब लेते हो तो मुझे एक दिन पूछ लेना डाउट सेशन के अंदर कि किस तरीके से इसे पढ़ना है। इसको भी पढ़ने का एक तरीका होगा। और जहां तक नोट्स का सवाल है, सर ये किताब के जो एस्पेक्ट होंगे कि नहीं, 90% हार्लोम्बस उसके अंदर कवर होगी, ठीक। 10% क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि शायद वो 10 पेज की थियरी मैंने 2 पैराग्राफ में लिखी है, तो वो 8% मैं उसके लिए हटा रहा हूं उधर। तो मेक श्योर ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होगा आपके हार्लोम्बस वाले पार्ट में जो अपने नोट्स में नहीं मौजूद होंगे। इट वुड बी देयर, बट स्टिल कई बार होता है ना कि अब टाइम है तो शायद हम पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूं। नेसेसरी नहीं है, इट्स ए लग्जरी। तो याद रखना, अगर पढ़नी है तो यही किताब पढ़ना, नहीं तो इट्स बेटर कि कुछ भी नहीं पढ़ो, आप नोट्स पे फोकस करो बस। जितना टाइम आप शायद किताब पढ़ने के लिए सोच रहे हो, मेरा रिक्वेस्ट है सब डियर एस्पिरेंट से यहां पे आंसर राइटिंग पे दे दो वो टाइम, उतना सिर्फ उतने ही टाइम अगर आंसर राइटिंग में दे दोगे तो वो शायद ज्यादा बेटर होगा। ऑफलाइन बुकलेट्स मिलेंगे, अभी इसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है। पारस, एक बार आप आई थिंक इंक्वायरी एट स्टडी IQ से कंफर्म करोगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया दे देंगे, ठीक है। मैं प्रीटी मच मुझे आइडिया नहीं है वो ऑफलाइन भी भेजते हैं या फिर सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ फिर भी एक बार मैं पूछ लूंगा बाई चांस, अगर आपको बताना होगा तो आप पूछ लो तो बेटर है, नहीं तो आई जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन एंड लेट यू नो ऑन दैट फ्रंट एज वेल, ठीक है। अरे नोट्स अभी कहां मिलेंगे? नोट्स मैंने अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, तो किस चीज की नोट्स मिलेगी? अरे गाइस, क्या नोट्स किस चीज के होते हैं? सिलेबस के मिलेंगे ना, जब सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। मैं रेस्पॉन्सिबल हूं उस चीज के लिए। हाँ, हो सकता है कभी कभार कुछ टेक्नोलॉजी के कारण कुछ ऊपर नीचे आधा 1 घंटा या दिन का डिले हो सकता है, बट वो कभी कभार, रेगुलर बेसिस पे वो भी नहीं होगा, ठीक। टेलीग्राम चैनल में आज आपको बता दूंगा, उसके ऊपर आप देख लेना। इस पे है क्या? नहीं लिखा है मैंने इस पे। वो आपको वो टेलीग्राम चैनल स्टडी IQ का जो ऑफिशियल है उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा, वो आप स्टडी IQ से डायरेक्टली कांटेक्ट करना। और बाई चांस जो मेरा पर्सनल एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना, जहां पे जितने मेरे यूट्यूब वीडियोस या फिर जो बाकी सोशलॉजी से कंटेंट मैं उसमें भेजते रहता हूं। बाई चांस इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दैट एज वेल, ठीक है। बट ऑफिशियल वाले ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। देयर इज अ प्रोसेस, वो किस तरीके से ऐड करते हैं, तो मेक श्योर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन हो गए हैं स्टडी IQ वाले में तो गुड इनफ, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज देखेंगे सिलेबस। जब किसी भी एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचना होता है ना, तो आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए। आप पूरा रास्ता डिस्कस करेंगे।
अब मेरा तरीका ये होता है सिलेबस डिस्कशन का कि सिलेबस डिस्कशन इतना डीपली होना चाहिए कि आधा से ज्यादा एसेंस आपको यहीं पे समझने आने लगे। ठीक है, टाइम पास नहीं है यहाँ। क्यों? न मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट करूंगा, न नेदर मेरे पास टाइम है कि मैं वेस्ट करूं। ठीक, morning 8, just I have finished one class of Indian society. I've started taking your class. Once I finish your class, you know it well, 1 बजे मेरी एक और क्लास है। अच्छे से समझना ये तो पहले 2 लेक्चर जब मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा यहाँ पे, कोशिश रहेगी कंप्लीट कर ले एक ही क्लास में। एक नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, घास काटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले चीज ये जाननी होती है कि क्यों इस तरीके से सिलेबस अरेंज्ड है। सब लोगों ने नोट्स डाल ली, जैसे मैंने बोला सबके पास सिलेबस कॉपी है, और क्या सबके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की कॉपी है? ये तो होनी ही होनी पड़ेगी। देखो अब 200-250 रुपए इधर खर्च करना पड़ेंगे आपको, जो भी जितने भी प्राइस है प्रीवियस ईयर्स के। अब सिलेबस कॉपी सामने रखना, हो सकता है इधर वो थोड़ा ब्राइटनेस के कारण उतना क्लियरली नहीं समझ में आया। पहले चैप्टर में, चैप्टर का नाम है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। अब यहां से तुम्हें 2 चीजें समझानी है मुझे पूरे सिलेबस से। एक, कैसे सिलेबस में भी एक इंटरकनेक्शन है, और कैसे आपको सिलेबस में इंटरकनेक्ट करनी है चीजों को। कैसे कुछ टॉपिक जिस चैप्टर पे प्रेजेंट है वही आपको इंडिकेट कर देगा कि इसका क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे लिखना है मुझे। विल कम टू दैट। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। एक ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बर्थ लेता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके पीछे, ग्रो करता है, मैच्योर करता है, डीके करता है, एजिंग और डेथ और डाइस। ठीक है, कल्मिनेट हो जाती है एक ह्यूमन लाइफ। इस पूरे स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ में ऑन एन एवरेज हम देखें, आज बढ़ गया लाइफ स्पैन, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं 40 से 60 साल के बीच में होती है ऑन एन एवरेज। नेचुरली ह्यूमन बॉडी बनाई गई थी 40 साल तक वर्क करने के लिए। ठीक है, ये होमो सैपियंस एक किताब है, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी होने के कारण एक 60-70 साल नॉर्मल लाइफ हो चुकी है आजकल। वैसे ही ठीक उसी तरह हर डिसिप्लिन जो है, एक टाइम था जब उसका शायद बर्थ हुआ, धीरे धीरे वो कैसे मैच्योर करता है और किस तरीके से वो बनता है, किस तरीके से वो मैच्योर करता है। अब जहां तक डेथ का सवाल है वो ह्यूमन बॉडी में होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इंडिविजुअल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, एक फिक्स्ड स्पैन ऑफ लाइफ होती है। अब क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन इन दिस कंटेक्स्ट सोशियोलॉजी एक थॉट है, एक थिंकिंग है, जिसके बेसिस पे चीजों को समझा जाता है, पढ़ा जाता है। इनका कोई डेथ एज सच नहीं होता है। आज तक के इतिहास में कितने ही डिसिप्लिन बने, वो कभी खत्म नहीं हुए टेक्निकली। कुछ कभी इंपॉर्टेंस कम हुई, कभी ज्यादा हो गई, लेकिन वो डिसिप्लिन हमेशा रहे। कितने सदियों से आयुर्वेदिक की प्रथा चलती आई, होम्योपैथी की चलती आई, यूनानी, सिद्धा, या फिर कुछ योगा या कुछ ऐसे डिसिप्लिन चलते आए। फिलॉसफी, आज के साइंटिफिक जमाने के अंदर भी फिलॉसफी जिंदा है। इससे बेहतर परिणाम क्या होगा कि हाउ दिस डिसिप्लिन एक्चुअली नेवर फेसेस एनी डेथ। क्यों? चीजें ऐड होती जाएगी, नई सोच आती जाएगी, चीजें आती जाएगी और डिसिप्लिन ग्रो करता जाएगा। लेकिन ये तो तब होता है ना जब डिसिप्लिन बन जाए। ह्यूमन बॉडी को एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जन्म दिया जाता है, वहां पे देयर इज अ क्लियर कट साइंटिफिक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गॉडडैम बेबीज। यहां कैसे डिसिप्लिन बनता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। कैसे होता है चैलेंजिंग? ध्यान से समझो। एक फैमिली में मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक, और दोनों मैच्योर्ड है, टीन एज मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम टीन एज की एज में है। अब अगर पेरेंट्स एक तीसरा बच्चा अडॉप्ट करने की सोचते हैं, सबसे पहला ऑपोजिशन आएगा इन्हीं बच्चों से। क्यों? अब शायद वो मॉम डैड का लव, शायद वो मॉम डैड की केयर शेयर करनी पड़ेगी मुझे, और क्योंकि मैं अब मैच्योर हो चुका हूं,
तो कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू नो आई वुड लार्जली लव दैट केयर, और वो जो छोटा बच्चा या बच्ची आएगी वो शायद विल गेट अ मोर अटेंशन ऑफ मॉम डैड। एक फैमिली जैसे लेवल पे जब इतने ऑपोजिशंस हो जाते हैं डिसीजंस पे, एक आदमी को अगर डिसिप्लिन बनाना है तो कितने ऑपोजिशंस होंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट। दिस इज एग्जैक्टली विच वी डिस्कस इन द फर्स्ट प्लेस और फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर का एम ये होता है आपको ये बताना कि आप सोशियोलॉजी के समंदर में डूबने से पहले ये समझो कि वो समंदर बनाया कैसे गया, हाउ एग्जैक्टली द डिसिप्लिन वॉज एस्टैब्लिश्ड, बना कैसे सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन। अब यहां पे ये माना जाता है कि 13th सेंचुरी के एक स्कॉलर हैं, इन्होंने अपसिया करके एक किताब लिखी थी। अब ध्यान से समझना, सोशियोलॉजी बनता है 17th सेंचुरी में। अब 17th इसलिए लिख रहा हूं, नॉर्मली वो 18th माना जाएगा, ठीक है। 18th सेंचुरी में बनता है, दैट इज मोर टेक्निकली करेक्ट। 18th सेंचुरी में सोशियोलॉजी बनता है। ये भाई साहब है 14th सेंचुरी, 13th 14th सेंचुरी के। इसके बाद में भी जाओ, बहुत सारे लोग आए, सोक्रेट्स, प्लाटो, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, अदर्स, बहुत सारे लोग, अलग अलग फील्ड, अलग अलग नजरिए, अलग अलग चीजों में। ये बहुत सारे लोग आए सोशियोलॉजी को बनने से पहले। इन्होंने भी सोसाइटी को पढ़ा, अब राज तरंगिनी का मुझे स्पेलिंग नहीं याद है, हिस्टोरिकल एक बुक हुआ करती थी कश्मीर के ऊपर। अलग अलग किताबें हमने 6th सेंचुरी बीसी, 10th सेंचुरी बीसी, 12th सेंचुरी बीसी, पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ी यार। ये सबको ही पढ़ रहे थे सोसाइटी ना। गुप्ता के टाइम में सोशल लाइफ क्या थी, इंडस वैली के टाइम में सोशल लाइफ क्या थी, यू नो इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या थे यार। सोशियोलॉजी बना 18वीं सदी में। इससे पहले लोग सोसाइटी पढ़ रहे थे, इससे पहले लोग सोसाइटी पढ़ रहे थे। ये भाई साहब भी सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे, सोसाइटी पढ़ रहे थे। 18th सेंचुरी में ये टॉपिक का हेड क्या है, द डिसिप्लिन। दैट मीन्स इफ आई स्ट्राइक दिस वर्ड, सोशियोलॉजी एग्जिस्टेड इवन बिफोर, बट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन came in 18th century. Are you getting the point? कि सोशियोलॉजिकल जो थॉट था ना, सोसाइटी के बारे में स्टडी करना, was present since time immemorial, till from the time when the Rousseau said humans started living in groups. Since that time, the various dimension of society has been studied. But sociology as a discipline became reality only in 18th century. Everybody is with me till here. तो सोशियोलॉजिकल स्टडीज पहले भी थी सोसाइटी के बारे में, एक डिसिप्लिन बनता है 18वीं सदी में। अब ये डिसिप्लिन बना कैसे, किसने बनाया, किस तरीके से बना, कैसे ये दूसरों से अलग था, इसका स्कोप क्या है, या फिर किस तरीके से ये कुछ कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग जो ये लोग डेवलप कर रहे थे उनसे अलग है। आप पढ़ते हो चैप्टर 1 के अंदर। तो द चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी, हाउ एग्जैक्टली द थिंकिंग वॉज कन्वर्टेड टू अ डिसिप्लिन, द थिंकिंग वॉज कन्वर्टेड टू अ डिसिप्लिन। तो ये पूरी चीजें हम पढ़ते हैं इधर। अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। ध्यान से एक एक वर्ड समझना, यूरोप, मॉडर्निटी
social change and emergence of sociology. इतनी बारीकी से सिलेबस क्यों समझना है? तीन आपको प्रूफ करूंगा, 3 पॉइंट है यहां पे। मॉडर्निटी, इससे जो चेंज आई कहां पे, यूरोप में, और कैसे सोशलॉजी आई। पूरे सब टॉपिक में आपको क्लियरली बोल दिया गया है भैया मॉडर्निटी हम यहां के पढ़ रहे हैं, इधर की चेंजेस ये ला रही है और इससे कैसे सोशलॉजी आया बताओ हमें। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 19, 20 या 21 में, याद नहीं आ रहा है, कि यूरोप वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर मॉडर्निटी, फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड। समझ में आया? अगर सिलेबस की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती तो आपके पास आंसर सीधा हाथ पे था। हाँ, यूरोप वाज द फर्स्ट प्लेस एंड द ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी फर्स्ट इमर्ज्ड। क्यों? बिकॉज सिलेबस में क्लियरली तुम्हारा टॉपिक बता रहा है कैसे मॉडर्निटी इधर ऐसे ऐसे चेंज आई, सोशो आई। अब बाकी जगह क्यों मॉडर्निटी नहीं आई, किस तरीके से माना जाता है कि वहां पे चेंज थी, मॉडर्निटी नहीं थी, वो पूरा डिस्कशन होता है इधर, जहां पे हम स्टार्ट करते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी 13th सेंचुरी में कैसी थी, फिर कैसे कमर्शियल साइंटिफिक रेवोल्यूशन से मॉडर्निटी आई, और जैसे ही एक मॉडर्निटी आ जाती है ऑब्वियसली बात है रहन सहन, खान पीन, बात करने के तरीके, इंटरेक्शन करने के तरीके, रिलीजन की नेचर, लॉस का नेचर, हर चीज चेंज हो जाएगी। तो ये मॉडर्निटी जैसे ही आई चेंज आ गई। जैसे डीमोनेटाइजेशन आया तो चेंजेस आई, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बढ़ने लगे, ई गवर्नेंस बढ़ने लगा, कहीं ना कहीं हवाला मनी, ब्लैक मनी, ऐसे ऐसे डिबेट्स है जो कम होने लगे या जिसपे नेगेटिवली इंपैक्ट की। ये मॉडर्निटी आई, चेंज आया। अब चेंज आता है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आता है। क्यों? एक नॉर्मल तरीका होता है पढ़ने का, अब वो सडनली कोई आके आपके नॉर्मल तरीको हिला दे और नया तरीका दे, एक बार थोड़ा सा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है चीजों को, कंफ्यूजन होता है क्या सही है क्या गलत है, ये करूं वो करूं, कंफ्यूजन हो रही है चीजों में। वो कंफ्यूजन के कारण सोसाइटी यूरोप के अंदर क्या हुआ, एक डिसऑर्डर आया जिसे सोशियोलॉजिकल टर्म्स में बोला जाता है एनोमी, एंड दैट एनोमी लार्जली क्रिएटेड अ नीड। आपकी हेल्थ के बारे में आपका कॉन्शियसनेस कब आता है, कब आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हो? जब आपकी हेल्थ खराब होती है। वैसे ही जब ये चेंजेस आया, डिसऑर्डर आ गया यूरोप में, तो उन्हें ऑर्डर की अहमियत पता चली। अब ये ऑर्डर कैसे लाया जाए, हक्के बक्के रह गए, सब ऑर्डर लेके आना है। 2 डिबेट आई सोशियोलॉजी में, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। कैसे ये लोग डिबेट कर रहे थे ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए, और इसी ऑर्डर की डिबेट के अंदर धीरे धीरे निकल के आता है सोशियोलॉजी। सो फर्स्ट सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी किस तरीके से इस मॉडर्निटी का रिजल्ट है। ये पूरा एक प्रोसेस है जहां पे हम पूरी की पूरी मॉडर्निटी वाला इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। इधर बहुत सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आएगा, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये कैसे ये सारे हिस्ट्री से रिलेटेड है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हर साल इसके अंदर 10 मार्क का क्वेश्चन फिक्स्ड है, मतलब चांदी ही चांदी है यार। पहला टॉपिक, उसका पहला सब टॉपिक हर साल आना ही आना है। एक बार बढ़िया से सेट कर लिया स्ट्रक्चर, जेब में है 10 मार्क। 10 में से 10 नहीं आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जेब का है, तो ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है। क्यों? हर साल क्वेश्चन आया है। आज तक की यूपीएससी की हिस्ट्री में एक भी साल ऐसा नहीं आया जब मॉडर्निटी से रिलेट करके यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन, कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कभी मॉडर्निटी, कभी रिनाइसा, कभी एनलाइटनमेंट, कभी डार्क एज, कैसे ही ना कैसे ये 10 मार्क आ रहे हैं इधर। एक बार जब आपने बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी समझ लिया, ठीक है, इधर से आपको समझ में आ जाएगी सोशियोलॉजी कैसे बनी। वंस यू आर सेट विद द एस्पेक्ट कि हाउ सोशियोलॉजी एक्चुअली केम अप, देन यू गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो बनाया गया सब्जेक्ट, इधर सोशियोलॉजी बना लिया गया। अब जो बना है ये सब्जेक्ट का स्कोप क्या है भाई? जब सब्जेक्ट बन रहा था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे उस फैमिली में वो 2 बच्चे
वो थर्ड के लिए अगेंस्ट में थे। वैसे ही जब लोग सब्जेक्ट बनाने की सोच रहे थे, अलग अलग डिसिप्लिन्स थे, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फलाना फलाना। ये लोग बोले नहीं यार तुम्हारी जरूरत क्या है भाई, हम है ना बच्चे तुम्हारे। और दूसरा, तुम क्या पढ़ोगे सोसाइटी जो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री बोलिए देखो मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, पॉल साइंस बोल रहे देखो पावर वावर तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, साइकोलॉजी बोलती है इंडिविजुअल सोसाइटी बनाता है, तो इंडिविजुअल हम पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी पढ़ ही लिया ऑटोमेटिकली। फिलॉसफी बोलती है भाई साहब देखो हम तो कब से ये सोशल थियरीज दे रहे हैं पूरी सोसाइटी पे, हिस्ट्री से लेके कॉन्टेम्प्रेरी तक और फ्यूचर तक, तुम्हारी जरूरत नहीं है साहब, आप चले जाओ यहां से। अब लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर था सोशियोलॉजी को बनाने के लिए, तो कैसे सोशियोलॉजिस्ट ने इसका स्कोप है जो दूसरे डिसिप्लिन से अलग किया कि देखो आप सब अपना काम ठीक से कर रहे हो, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ पर्पस के साथ इधर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ चीजें ले लेके हम पढ़ेंगे। बोला तो अच्छा बताओ क्या पढ़ोगे तुम जो ऐसा छूट गया हम लोगों से। बोला देखो साहब हिस्ट्री जो है हिस्टोरिकल डायमेंशन पढ़ रही है, अब पॉलिटिकल साइंस वाले जो है पावर को पढ़ रहे हो जहां पे पॉलिटिकल पावर की अंडरस्टैंडिंग है, और साइकोलॉजी साहब आप बोल रहे हो इंडिविजुअल को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल से सोसाइटी चल रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी को यह है, इंडिविजुअली अगर सोसाइटी बना रहे हैं तो इंडिविजुअल तो वेरी करते रहते हैं, तो सब जगह मैरिज का सिस्टम कैसे डेवलप हो गया भाई। अब साइकोलॉजिस्ट वाले सोच में पड़ गए, ये तो सही है यार, इंडिविजुअल माइंड को हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल अपने हिसाब से चल रहा है, तो क्यों हम लोग फिर धर्म को बना रहे हैं, धर्म के हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी अपने आप में भी कुछ रियलिटी है जो हम इग्नोर कर गए। बोला हाँ हाँ ठीक है आप पढ़ सकते हो, तो साइकोलॉजी बाहर आ गया। पॉलिटिकल साइंस आता है, बोलता है देखो आपने पॉलिटिकल पावर पढ़ा, लेकिन एक बात बताओ ये जो पॉलिटिकल पावर की आप स्टडी कर रहे हो इसका कोई सोशल स्ट्रक्चर से कनेक्शन है क्या। बोला मतलब, अरे मतलब ये है कि इंडिया के अंदर बिना कास्ट के कोई पॉलिटिकल पावर पे पहुंच जाएगा क्या। बोला नहीं। आपने पढ़ी क्या। बोला नहीं ये सोशल डायमेंशन तो हमने नहीं पढ़ा। बोला चलो कोई बात नहीं आपने छोड़ दिया होगा, दूसरा डायमेंशन बताओ कि ये जो पॉलिटिकल पावर है आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पावर फैमिली के अंदर भी होता है क्या। बोला हाँ होता है, जाहिर सी बात है। आपने पढ़ा क्या। बोला नहीं हम तो स्टेट पावर ही पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है तुम्हारी जरूरत है तुम आ जाओ, फिर पॉलिटिकल साइंस बाहर हो गया। इस तरीके से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सबके साथ अपना स्कोप जो है डिमार्केट किया इसने। तो जब आपने ठान लिया सोशियोलॉजी बनाना है, लेकिन सिर्फ ठानने से काम नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट मैटर देना पड़ेगा, वो तुम, और सब्जेक्ट मैटर को लोग अपोज करेंगे, तो वो पढ़ते हो तुम टॉपिक नंबर 2 में कि इसने स्कोप, इसके दायरे क्या है, सोशियोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है। और जब ये सोशियोलॉजी बन रहा था तो किस तरीके से हमने बाकी सोशल साइंसेस से जो आवाजें उठ रही थी उनको बंद किया, जो अपोजिशन उठ रही थी उसे खत्म किया। तो सेकंड टॉपिक में यू स्टडी द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली द सोशियोलॉजी स्टडीज, and second how this study of this matter is different from the other social sciences. is the point clear? मेरे साथ हो यहां तक कि सेकंड टॉपिक में तुम्हारा गोल ऑफ स्टडी क्या होगा, इधर the scope and how it is demarcated from the other discipline. अभी सेकंड टॉपिक भी आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ना, you can be the sweetest pie of the world, peach of the world, but still somebody would be there who will hate peaches. आप सबसे स्वीट आम हो, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें आम पसंद ही नहीं है भाई। वैसे ही जब सारी चीजें होगी तो सारे सोशल साइंटिस्ट एक साथ बैठते हैं, भाई यार अब ये सोशियोलॉजी बनने वाला है, हमारे से कंपटीशन करेगा, मतलब यार अब क्या किया जाए। सडनली एक थोड़ा सा समझदार आदमी खड़ा होता है और बोलता है यार देखो ये जो पढ़ रहे हैं, सोचा तो हमने भी सब कुछ यही था, तो रियलिटी में पढ़ थोड़ी रहे, ये तो अपना कॉमन सेंस दे रहे हैं, ये तो कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं सोसाइटी में। बोला हाँ ये पॉइंट सही है, वैलिड। तो थर्ड पार्ट में आता है आपको सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी बनाने का सोचा, सोशियोलॉजी बनाने के बाद किस तरीके का उसका सब्जेक्ट मैटर है, तो हमारा सोशियोलॉजी बन गया, सबका ऑपोजिशन भी खत्म कर दिया। लेकिन फिर मुद्दा आया कि भाई जो सोशियोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें तुम्हें समझा रहे हैं वो तो कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ऐसी क्या नई चीज समझा दी इन लोगों ने।
power exists at the level of family, power exists at this level, falana level, then they come. Sociology is not a common sense. तो थर्ड पार्ट में आप देखते हो कि एक बार जब सब्जेक्ट बन गया तो इसके ऊपर उंगलियां उठाई गई कि ये कॉमन सेंस नॉलेज है यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ये तो हम सबको जानते हैं, बस आपने बताया है, आपने वर्ड्स दे दिए इस चीज को, तो कॉमन सेंस है। तो फिर स्कॉलर्स कैसे बताते हैं कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है भाई साहब, और सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से अलग है। तो अब ध्यान से समझना, एक बढ़िया सा स्टोरी लाइन देता हूं। जब लोगों ने सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस इक्वेट करके छोड़ दिया, कई लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी इज नथिंग बट द स्कॉलर्स ऑन कॉमन सेंस, खुद का ही कॉमन सेंस है उसका एक। जैसे ये क्वेश्चन उठा तो इनिशियल फेज में जो जो थोड़े बहुत सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे, मानो एक बैठक में बैठते हैं, यार ये हमारे ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, कॉमन सेंस ही हमारा, कैसे प्रूव करें इसको रॉन्ग। एक समझदार आदमी खड़ा हो जाता है, अगस्ट कॉम्ट, इमाइल डर्कहाइम, कुछ ऐसे लोग, और बोलते हैं काम करते हैं ना यार, ये कॉमन सेंस कर रहे हैं ना, इसको एकदम खत्म करते हैं डिबेट को। बोला कैसे करें साहब? हम प्रूव कर देते हैं सोशियोलॉजी एज अ साइंस, विल प्रूव सोशियोलॉजी साइंस है, और अगर मैंने प्रूव कर दिया सोशियोलॉजी साइंस है तो कॉमन सेंस की डिबेट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कॉमन सेंस का कोई कोई एम्पेरिकल एविडेंसेस नहीं होता है, वो एक मिथ होती है, मिस्टिक्स होती है। तो फिर डिबेट आती है इस चीज को हटाने के लिए, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, जो आता आपका चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में आपने देखा सोशियोलॉजी बना कैसे, चैप्टर 2 में आपने देखा कि जब वो सब्जेक्ट बना तो लोगों ने इस सब्जेक्ट को क्या माना, सोशल साइंस माना या साइंस माना, और ये डिबेट होती है पूरे चैप्टर 2 के अंदर, साइंस। और जो जो लोग बोल रहे थे ये साइंस है, तो साइंस बोलने से तो साइंस बन नहीं जाओगे, जैसे आईएएस बोलने से तो आईएएस बन नहीं जाएंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा इधर, और इधर प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे है साइंस, बताओ। तो पहला टॉपिक पढ़ते हो आप, साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। यहां पे वर्ड यूज किया जाता है एक पॉजिटिविस्ट। तो चैप्टर 2 जो है, पॉजिटिविस्ट प्लस नॉन पॉजिटिविस्ट, इनके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से साइंस है सोशियोलॉजी। अब पहले हम देखते हैं साइंस क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, और जो अब 2 स्कूल थी, कोई मानते थे सोशियोलॉजी साइंस है, कोई बोलता है साइंस नहीं है, वो बन गए क्रिटिक। जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है, यू लार्जली देन कम कि यार अब ये कितनी बड़ी डिबेट है यार, एक तो तुम पहले बाहर वालों से लड़ रहे थे बनाना है, जब बन गया तो अब आप ये दिक्कत कर रहे हो कि कोई बोल रहा है नहीं मैं तो साइंस हूं, तो और कोई उसी सब्जेक्ट में बोल रहा है साइंस नहीं है। अरे यार तुम अपने आप में लड़ोगे तो ये डिसिप्लिन का फिर क्या होगा जो मैच्योर ही नहीं किया अभी तक। हाउ विल यू एक्चुअली मेक दिस डिसिप्लिन मैच्योर्ड? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भैया अब सीधा सीधा एक क्लियर कर लेते हैं कितनी थियरीज है हमारे सोशियोलॉजी में। तो सबको पूछा जाता है कौन कौन है भैया साइंस मानते हैं, वो बन जाते हैं पॉजिटिविस्ट। कौन बोलता है साइंस नहीं है, वो बन जाते हैं एंटी पॉजिटिविस्ट। अच्छा कोई आदमी है जो बोलता है साइंस है लेकिन अलग टाइप का है, हाँ वो बन जाते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट। तो अब फिर आपने फाइंड किया सेकंड टॉपिक, मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज, कि क्या क्या मेजर थियरीज है सोशियोलॉजी में। पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट, एंटी पॉजिटिविस्ट, ये तीनों पढ़ोगे तुम मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स के अंदर। यहां तक हो मेरे साथ सब? जैसे ही तुमने मुद्दे सॉर्ट आउट कर लिए कि ठीक है हमारा डिसिप्लिन अब बन गया है, कुछ लोग मानते हैं ये है, कुछ मानते हैं साइंस नहीं है, कुछ बीच की पोजीशन लेके चल रहे हैं, तो जो साइंस वाले बोल रहे हैं उनको देख लेते हैं पहले। अच्छा साइंस है तो बताओ साहब क्यों हो साइंस? तो पॉजिटिविस्ट खड़े हो जाते हैं अगस्ट कॉम्ट, इमाइल डर्कहाइम, सेंट सिमन, टालकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, कार्ल मार्क्स टू एन एक्सटेंट। ये सब खड़े होके एक गैंग बना लेते हैं और बोलते हैं देखो देखो सोशियो ये करता है, सोशियो ये करता है, सोशियो ये करता है, साइंस है, खत्म। वो क्या करता है वो सिलेबस में देखेंगे, इधर मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे इन्होंने प्रूव किया, अब नॉन पॉजिटिव नहीं रुको। अच्छा आप बोलते हो यूनिवर्सल थियरी है, एक थियरी बताओ जो यूनिवर्सली फैमिली को एक्सप्लेन करती है साहब।
पॉजिटिविस्ट चुप। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलते हो कॉज इफेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ ना, रिलीजन का कॉज क्या है, एक बताओ। फिर पॉजिटिविस्ट चुप। वो बन गए इसके क्रिटिक कि पॉजिटिविज्म कैसे बोलता है सोशियो साइंस है, और किस तरीके से उसको नकारा जाता है बाय नॉन पॉजिटिविस्ट कि वो साइंस नहीं है। इज दिस क्लियर अगेन? हमने देखा साइंस कैसे बनाया, क्यों बनाया, ताकि ये वाला फंडा खत्म हो जाए, ये ऑपोजिशन हमेशा के लिए बरी कर दिया जाए। तो फिर साइंस करने लगे तो कुछ लोग बोले साइंस नहीं है, वो मेथड्स देखते हैं। फिर पॉजिटिविस्ट को बोलते हैं कि साइंस बताओ कैसे प्रूव किया, वो पूरा प्रोसीजर से प्रूव करते हैं, जितने में ये लोग आवाज उठा लेते हैं नहीं है साइंस, वो उसके बन जाते हैं क्रिटिक। अब तीनों जगह क्वेश्चंस आए हुए सोशियोलॉजी में एज ऑफ नाउ, साइंस, साइंटिफिक मेथड। अब लेकिन मजे की बात बताता हूं तुम्हें, क्वेश्चन किस पैटर्न में आया इधर। जिस साल यूपीएससी ने कॉमन सेंस पूछा उस साल साइंस नहीं पूछा, और मान लो इस साल कॉमन सेंस आया, अगले साल साइंस, उसके अगले साल कॉमन सेंस, उसके अगले साल साइंस, उसके अगले साल कॉमन सेंस, साइंस कॉमन सेंस, साइंस कॉमन सेंस, ये साइकिल चलती गई। तो तुम्हें पहला क्वेश्चन क्लियर है, यहां से आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन या तो ये या ये, शॉर्ट, कोई डाउटफुल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर, आएगा ही आएगा। पहले 4 टॉपिक में 2 क्वेश्चन रेडी है, एक 10 मार्क का और एक शायद 10 या 20 मार्क का, मतलब मैक्सिमम 30 मार्क तुम्हारे जेब में है, मिनिमम 20 मार्क्स तो है ही है। ये 3 टॉपिक कवर कर लिए, तो इसीलिए पहले दिन मैंने आपको बोला था 30% पेपर रिपीट होता है, ऑप्शन नहीं है उस आदमी के पास। ऑप्शन कब आते हैं? जब स्ट्रैटिफिकेशन में आ जाओगे, वहां के बाद पेपर को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और स्ट्रैटिफिकेशन तक पेपर को 100% प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो जैसे ही आपने साइंस के क्रिटिक दे दिए, पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक्स, फिर एक चीज बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो गई कि देखो डिसिप्लिन हमने बना लिया है, अब जहां तक साइंस है कि नहीं ये मुद्दे हैं, और ये डिबेट है, दोनों डिबेट इक्वली एक्सेप्टेबल लग रही है। सोशियोलॉजी आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब क्यों एक टाइम ऐसा आया जो ये क्रिटिक वाले लोग थे, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज, ये जो क्रिटिक वाले लोग थे डोमिनेट करने लग गए। सोशियोलॉजी जब जन्म ले रहा था, पॉजिटिविज्म डोमिनेट कर रहा था, आगे बढ़ता गया आगे बढ़ता गया। 1950-60 के आसपास, 30 के बाद इनफैक्ट, और 50-60 में डोमिनेशन इस नॉन पॉजिटिविस्ट का होने लगा। है कौन सर नॉन पॉजिटिविस्ट? एज ऑफ नाउ इतना समझना है, ये लोग ये मानते हैं सोशियोलॉजी प्योर साइंस नहीं है। इसके अंदर जो नॉर्मली आते हैं, पहली क्लास में यही थियरीज करूंगा सबसे पहले, मैक्स वेबर, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, फिनोमिनोलॉजिस्ट, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, ये दोनों मानते हैं साइंस ही नहीं है। ये बोलते हैं साइंस है लेकिन अलग टाइप की साइंस है। जब ये लोग डोमिनेट करने लगे इधर, तो इन लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देने लग गए। क्या यार गाइस, मजा नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? जल्दी जल्दी करूंगा यार, फटाओ, तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। बीच में अब लोग टेलीग्राम लिंक पूछ रहे हैं, क्या हो गया है? दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ में आएगा, कनेक्शन तुम्हारी हेल्प होगी। नहीं तो कितने लगेंगे यार, 5 मिनट में सिलेबस खत्म कर देता हूं, बताओ। ये है ये खत्म, आपको क्या होगा फिर उससे फायदा? पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। उसके बाद आते हैं फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी में। फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी जब आते हैं, तो जब ये नॉन पॉजिटिविस्ट डोमिनेट करने लगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोटी सी ट्विक की एक चीज में। साइंस किस डिसिप्लिन को बोल रहे हो आप? उसमें उसको बोलते हैं जहां पे एक सिंगल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप प्रेजेंट की जा सकती है। एग्जाम्पल कि अगर एक मूविंग बॉडी को अगर एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वो मूवमेंट करती रहेगी। न्यूटन का लॉ बोलता है, रिवर्स भी है। अब वो चाहे तुम अंटार्कटिका में कर लो, आर्टिक में कर लो, ऑस्ट्रेलिया में कर लो, तमिलनाडु में कर लो, सेम रिजल्ट रहेगा, वेरिएशन नहीं है।
मतलब साइंस में ग्रैंड थियरीज होती है, बिना कोई इफ्स एंड बट्स के अप्लाइड होती है वो चीज। तो पॉजिटिविज्म कुछ ऐसी ग्रैंड थियरी दे रहे थे सोशियोलॉजी के अंदर, लेकिन हम देखते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट डोमिनेट करने लगे। अब इन लोगों ने किया क्या, ये ग्रैंड थियरी देने के लिए ये लोग सोसाइटी को यूनिट मान के चल रहे थे, क्योंकि सोसाइटी की नजर से पढ़ेंगे तो यूनिवर्सलाइज कर पाएंगे। एक एक आदमी को पढ़ने जाऊंगा तो यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होगी, एक एक आदमी की स्टडी हो जाएगी वो। अब क्योंकि ये लोग मानते थे क्रिटिक वाले साइंस नहीं है, तो इन्होंने स्टडी किस पे की, इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल मोटिव पढ़ने लगे, इंडिविजुअल माइंडसेट पढ़ने लगे, इंडिविजुअल वैल्यूज पढ़ने लगे। और क्योंकि इनको बनाना ही नहीं था ग्रैंड थियरी, क्योंकि मानते ही नहीं थे साइंस है, तो इंडिविजुअल पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और इंडिविजुअल के अंदर क्या रहता है दिल में, इंडिविजुअल के दिल में क्या है। अच्छा, मुझे ये नहीं बोलना कि यार प्यार होता है इंडिविजुअल के दिल में। इंडिविजुअल के दिल में होते हैं इमोशंस, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, हैबिट्स, मोटिव्स। देखो ना 3 इडियट्स में, देखो क्या तरीका एग्जाम पास करने का, कॉम्पिटिटर्स को मैगजीन सप्लाई करते रहो, वो टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तुम आगे बढ़ जाओगे, है ना। कई लोग मेहनत करके बढ़ते हैं, कई लोग वो चतुर जैसे मैगजीन सप्लाई करके बढ़ते हैं, कई लोग किसी और पर। वेरिएशन है भाई इंडिविजुअल में। कई लोग शादी प्यार के लिए करते हैं, कई लोग शादी पैसे के लिए करते हैं, कई लोग शादी रुतबे के लिए करते हैं, कई लोग शादी कर लेते हैं क्योंकि करनी है, सिंपल। अलग अलग है यार इंडिविजुअल। ये जो नॉन पॉजिटिविस्ट है ये इसको पढ़ने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग देगा। अब इसको पढ़ने के लिए भैया किसी भी इंडिविजुअल को समझने के लिए उसके दिल को समझना पड़ेगा, मतलब उसकी वैल्यूज को समझना पड़ेगा। तो अब एक डिबेट आई सोशियोलॉजी में जिसको बोला गया फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि जैसे ही सोशियोलॉजी का साइंटिफिक नेचर हटा दिया गया, नॉन पॉजिटिविस्ट डोमिनेट कर गया, तो अब लोगों ने बोला नहीं नहीं भाई साहब वैल्यू को तो पढ़ना पड़ेगा। ये पॉजिटिविस्ट लोग साले सब झूठ बोल रहे थे, यहाँ पे साइंस है, बेवकूफ बना है इतने टाइम तक, क्या मतलब है। अब सच में अच्छे से स्टडी करेंगे, ये लोगों ने टाइम पास किया है सिर्फ, भूल जाओ इन्हें। इंडिविजुअल को पढ़ो। अच्छा, इंडिविजुअल को पढ़ने के लिए तुम्हें ध्यान रखना है उसकी वैल्यूज होती है, उसको ध्यान में रख के पढ़ना है। तो डिबेट आई फैक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी में। भैया फैक्ट को पढ़ना है, वैल्यू को पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है। एक डिबेट ये देखेंगे क्या मानते हैं लोग। दूसरा लोग अच्छा साहब अगर वैल्यू ले रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी का क्या होगा फिर। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, अनबायसनेस। अब मैं वैल्यूज लेने लगूंगा तो इंडिविजुअल भी तो, रिसर्चर भी तो इंडिविजुअल है, उसकी वैल्यू भी तो आएगी, उसकी वैल्यू भी तो रिसर्च में प्रेजेंट होगी। अच्छा तो फिर ऑब्जेक्टिविटी कैसे आएगी, वो डिबेट देखेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या पॉसिबल है सोशल साइंस में। तो जैसे ही पॉजिटिविज्म खत्म हुआ, नॉन पॉजिटिविज्म आया, वैल्यू को इंपॉर्टेंस मिली, एक डिबेट आई फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी, जो आपका बन गया 4th पार्ट ऑफ योर सिलेबस। किस तरीके से लाइन से चल रही है चीजें। और उसके बाद हम देखते हैं ठीक है वैल्यूज को लेनी पड़ेगी, हार गए पॉजिटिविस्ट यहां पे। अब जैसे ही पॉजिटिविस्ट हार गए, नॉन पॉजिटिविस्ट बोले नहीं 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 नहीं, अब हमको भी तुम डिटेल में पढ़ो, हमारे बारे में भी तो पढ़ो। तुमने पॉजिटिविज्म पढ़ लिया, एक तरफ तुमने हमारा अंडरस्टैंडिंग भी, वैल्यू का एक्सेप्ट कर लिया, नहीं नहीं अब तो हमारी डिटेल स्टडी भी करनी ही पड़ेगी तुम्हें। तो फिर यहां पे हम करते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट की स्टडीज। किसकी, फिनो, एथनो, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, मैक्स वेबर, इन चारों को फिर यहां पढ़ा जाता है। इतना लेट क्यों पढ़ रहे हैं सर हम, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनको जमाना लग गया अपने आप को साबित करने में। जब साबित कर दिया तो बोला नहीं नहीं भाई हमें सिलेबस में लगाओ, हमें क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, तो फिर सिलेबस में इसे भी लगाया गया। इज द पॉइंट क्लियर टिल हियर? ओके, तो 2 मुद्दे थे, दोनों मुद्दे 2 चैप्टर में टैकल कर लिए गए। सोशियोलॉजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो है तो क्या टाइप का सब्जेक्ट है, साइंस। लेकिन अब साइंस भी नहीं है, नॉन पॉजिटिविस्ट। फिर लोगों ने बोला ठीक है यार देखो अब यार दोनों सुलह कर लो तुम लोग, अब न तुम राइट हो न तुम राइट हो। क्यों, ऑल सोशियोलॉजी इज एडहॉक। एक आदमी आया बीच में, दो आदमी लड़ रहे थे, एक बंदर बीच में आता है,
तो ये चल क्या रहा है यार? बोले मैं हूं, चल क्या रहा है? एक काम करते हैं, मैं एक एक सवाल पूछूंगा, दोनों आंसर दे देना मुझे। बोला ठीक है साहब, जो जीतेगा वही उसी का थियरी माना जाएगा। ठीक है, आप सवाल पूछो। एग्री। अच्छा पॉजिटिविस्ट साहब, आप लोग ग्रैंड थियरी दे रहे हो, ठीक है, हाँ दे रहे हैं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। बोला ठीक है, आप लोग ग्रैंड थियरी दे रहे हो। अब आप जब ग्रैंड थियरी दे रहे हो तो आप मुझे लिख के दे सकते हो क्या ये बात कि ये थियरी हर जगह अप्लाइड है? बोला हाँ दे देते हैं, बताओ लाओ पेपर, लिख के दे देते हैं। ठीक है, लिख के दे दिया, ओके। अब एक छोटा सा डाउट है साहब मेरा, आपकी थियरी हर जगह अप्लाइड है, ये आपकी लिखित दी हुई है मुझे, हाँ दी हुई है। तो एक बात बताओ यार मुझे कि क्राइम जो है सोसाइटी में, ये क्राइम के अलग अलग रीजंस कैसे हैं? आपके हिसाब से एक कॉज होना चाहिए। बोला हाँ कॉज तो एक ही होगा, साइंस है भैया हम लोग। तो अलग अलग कॉज कैसे? बोला नहीं अलग अलग कॉज है नहीं। अच्छा ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। कई जगह पॉवर्टी से क्राइम हो रहा है यार, कई जगह पैसे मटेरियलिज्म के कारण क्राइम हो रहा है यार, कई जगह किसी और के कारण। कौन सा सही रीजन है ये बता दो मुझे। बोला नहीं ऐसे कोई सही रीजन थोड़ी, बस मतलब सिंगल कॉज नहीं दे सकते ना मुझे आप। बोला नहीं ऐसा थोड़ी हम बोल रहे। ओके फाइन, तो यूनिवर्सल थियरी तो नहीं होगी भाई साहब। नॉन पॉजिटिव को पूछा भाई साहब आप बोल रहे हो इंडिविजुअल के हिसाब से, अपने हिसाब से चलता है, आई एम व्हाट आई एम लाइक स्टफ्स, ओके। तो टेल मी वन थिंग, इफ यू आर डूइंग एज पर योर ओन चॉइसेस, आर योर चॉइसेस नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स? बोला नो देयर इज नो पॉइंट यार, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। अब मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूं। अच्छा आप अपने हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। वेबर आर यू गोइंग विथ योर ओन आइडियोलॉजीज? ओके यस, राइट इट एंड गिव मी, आई हैव रिटन इट। वेबर ने भी लिख के दे दिया। अब बोलते हैं ठीक है आपने लिख के दिया, देखो तो एक बात बताओ मुझे, वो एक जैन आदमी उस जंगल में फंसा हुआ है, ये नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खा रहा है? बोले नहीं ये उसके संस्कार। राइट, संस्कार मतलब वैल्यूज बोल रहे हो ना आप। अच्छा यहां पे तो अकेला फंसा हुआ, कोई देख भी नहीं रहा है, कुछ भी खा लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? फिर भी नहीं सर, दीज आर द वैल्यूज ऑफ दिस पर्सन। ओ दैट मीन्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, राइट, उसकी रिलीजन इन्फ्लुएंस कर रही है। तो क्यों लड़ रहे हो दोनों बेवकूफ? दोनों लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, न तो ये साइंस है न ये सोशल साइंस है। सुलह कर लो यार, खत्म करो इस मैटर को। यहाँ पे न साइंस है, मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि भैया दोनों की थियरी रेलेवेंट है, दोनों की थियरी अपने आप में एब्सोल्युटली रेलेवेंट नहीं है। सिंपल, दोनों की थियरी एब्सोल्युटली रेलेवेंट नहीं है। बोला ठीक है सर अब मान लेते हैं। बोला अब दोनों मिलके एक काम करो, सोशियोलॉजी तो पॉजिटिविस्ट ने बना दिया, मेच्योरिटी नॉन पॉजिटिविस्ट ने दिला दी, अब एक काम करो मेथडोलॉजी बना लो, रिसर्च कैसे करना है। क्यों, न तुम्हारा चलेगा न इनका चलेगा, एक मेथड बनाओ अब। बोला ठीक है सर, हम एक ग्रुप बना के मेथडोलॉजी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा मोटा मोटा काम तो हो गया है, सब्जेक्ट हमने बना दिया है, क्या पढ़ना है हमने बता दिया है। अब देखते हैं कि चीज को जो बताया है कि पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल इस बोतल को पढ़ना है, इस बोतल को किस तरीके से पढ़ा जाएगा ये देखना है। तो थर्ड चैप्टर में हम देखते हैं methodologies, the birth of the discipline, the subject matter of the discipline, various theories, and the method how this subject matter has to be studied. Did you get the connection here? सब्जेक्ट मैटर दिया, लेकिन मैटर देने के बाद उसे पढ़ना कैसे है, क्या रूप से पढ़ूंगा मैं, वो आता है आपके थर्ड चैप्टर में, विच इज कॉल्ड एज रिसर्च एंड मेथडोलॉजीज। अब इस रिसर्च एंड मेथडोलॉजी के अंदर यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी से मेरे 2012 तक इस चैप्टर को यूपीएससी ने ऐसे देखा कि था ही नहीं, ये चैप्टर इग्नोर मारा कंप्लीटली। यूपीएससी के पैनल मेंबर चेंज हुए, लोगों ने थिंकर्स पे एक्सपर्टाइज हासिल कर ली, 6 के 6 थिंकर को पढ़ डाला अच्छे से। पीसी बोल रहे भाई हम लोग क्या करें, अब इसमें तो बहुत अच्छे स्कोर आने लगेंगे, काम करते हैं, जिसको इग्नोर किया है ना
उसको अब इंपॉर्टेंस देते हैं। और यूपीएससी ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि थियरी नहीं पूछेगा, वो अब एप्लीकेशन पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही एप्लीकेशन पे है। तुम लोग थियरी क्यों पढ़ रहे हो? फिर आप पढ़ते हो पॉजिटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर, खत्म। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया डिस्कस विच टेक्निक यू वुड यूज टू कलेक्ट द डेटा। फंस गए तुम। इस चैप्टर को सबसे बोरिंग चैप्टर कंसीडर किया जाता है पूरे के पूरे यूपीएससी के सिलेबस में। तुम्हें इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि तुम्हें लिटरली मजा आएगा इस चैप्टर में। क्यों? जो चीज एप्लीकेशन बेस्ड होती है ना, उसमें 100% मजा आता है। तो सिर्फ थियरी पे नहीं चलेंगे इस चैप्टर में, जब आएंगे हर मेथडोलॉजी को देखेंगे। पहला मेथड है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजीज। क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी वो है जो ये पॉजिटिविस्ट फॉलो करता है, साइंस है इसलिए। क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी वो है जो ये नॉन पॉजिटिविस्ट फॉलो करते हैं। ये दोनों मैटर समझ लिया, ये पहला वाला मेथड ऑटोमेटिकली समझ गए तुम। क्यों? मेथड थियरी से निकलता है। दिस इज अ नॉर्मल इवोल्यूशन। जैसे ही तुमने मेथड समझ लिया, ध्यान से समझो, पहले हमने सब्जेक्ट मैटर देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको एक टॉपिक दिया, जाओ घर से नीचे उतरो और देखो कि पास में वो जो राशन वाले की दुकान है उधर कौन से क्लास के लोग आ रहे हैं राशन खरीदने। तो आपके पास सब्जेक्ट मैटर क्लियर है, मुझे वो राशन वाला पढ़ना है। अब जब नीचे जाओगे राशन वाले के पास खड़े होगे तो याद आएगा, अरे सर को फोन करके तो पूछूं पढ़ना कैसे है। सर बोलेंगे चैप्टर 3 देख लो जाके, ये मेथड दिया हुआ है इधर। आपने चैप्टर 3 का सिलेबस उठाया, पहला देखा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड। सर को फिर फोन कर लूं कौन से मेथड से पढ़ूं सर? तो सर ने बोला अगर तुम्हें ग्रैंड थियरी देनी है, सारे राशन वालों की दुकान में ऐसे लोग आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है कि उस राशन वाले की दुकान को ही सिर्फ पढ़ाना है, क्वालिटेटिव फॉलो कर लेना। तो ये दोनों मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हुई। तो आपने चूज किया सर ठीक है मैं क्वालिटेटिव ही फॉलो करूंगा, मुझे सिर्फ इस राशन वाले को पढ़ना है, बर्डन क्रिएट ही नहीं करना मेरी लाइफ में, और भी पार्ट है सिलेबस के कवर करने के लिए। सर तो बोल देंगे पूरा ये पढ़ लो, ऐसे नहीं होता, मैं क्वालिटेटिव फॉलो करूंगा। जैसे ही आपने मेथड फॉलो किया कि ठीक है मैं अब इस दुकानदार के पास खड़ा हूं, किस बेसिस के ऊपर? क्वालिटेटिव मेथड से पढ़ना है। अब मेथड भी मुझे पता, अरे सर डेटा कौन सा कलेक्ट करना है ये तो बताओ, 50 लोग आ रहे हैं, मैं कौन सा डेटा कलेक्ट करूं इधर? सर बोलेंगे जाओ टॉपिक 2 देख लो, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन बैठ गए देखने आप। अब जब टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन देखी आपने, अरे यार इधर क्वेश्चनर भी है, सर्वे भी है, इंटरव्यू भी है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व, अरे कौन सा करूं मैं? सर को फिर फोन लगाया, सर ने बोला अरे देखो यार बार बार फोन मत करो, डिस्टर्ब हो रहा हूं, मेरी क्लास है। अगर तुम्हें सीधा सीधा जो दिखाई दे रहा है कपड़े लत्तों में कौन कौन आ रहा है, क्वेश्चनर दो उन्हें, फटाफट हो जाएगा रिसर्च। अगर तुम्हें दूसरा सिलेबस कवर करना है, क्वेश्चनर फॉलो कर लो, जल्दी रिसर्च निपट जाएगा तुम्हारा। बोला नहीं नहीं सर मुझे जल्दीबाजी नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, 2024-25 में देना है मुझे एग्जाम। अच्छा ठीक है थोड़ा टाइम ज्यादा है तो एक काम करो आप इंटरव्यू फॉलो कर सकते हो, इंटरव्यू लो, लोग जो आ रहे हैं वहां पे। जब तुम्हें उनकी वैल्यूज उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा ये आदमी झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। इंटरव्यू लेने गए आप, बोला हाँ सर बढ़िया आइडिया है, इंटरव्यू फॉलो कर लेता हूं मैं। इंटरव्यू लेने गए, पता चला कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है उसको इंटरप्रेट करने की, सही है झूठ है, क्या करें? फोन लगाया सर को फिर, अरे सर यहाँ पे तो झूठ बोल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। एक काम करो तुम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से करो, सब पकड़ में आ जाएगा। फिर ये तीनों टेक्निक इधर पढ़ूंगा, एवरीबडी विथ मी। किया क्या जा रहा है? मैटर उठाया, मेथड उठाया, मेथड के अंदर आती है टेक्निक्स। तो मेथड बताता है क्या मेथड अप्लाई करना है, मेथड बताता है क्या डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, दैट इज द टेक्निक विच कम्स इन योर थर्ड पार्ट। तो सर ठीक है मैं टेक्निक वाला भी देख लेता हूं, टेक्निक भी कर लूंगा करेक्ट। अब आपने एक टेक्निक उठा ली, कोई सी टेक्निक लेने गए, अरे सर अब ये कंफ्यूजन है सर, सब्जेक्ट मैटर दुकानदार मेरे पास है, मेथड मुझे पता है, टेक्निक ये है,
लेकिन सर मैं मतलब अभी भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। एक काम करो, थर्ड टॉपिक पढ़ लो जाके सिलेबस का। क्या? वेरिएबल्स कि इस दुकान में तुम्हें कौन सी चीजें पढ़नी है। कस्टमर को पढ़ना है, राशन को पढ़ना है, या फिर फॉर एग्जाम्पल वर्कर को पढ़ना है, शॉपकीपर को पढ़ना है, या उसके एनवायरनमेंट को पढ़ना है। बहुत सारे वेरिएबल्स है यार। सपोज मुझे कस्टमर को पढ़ना है तो वेरिएबल्स में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, किस किस तरीके से किसी को क्वांटिफाई किया जा सकता है, किसी को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे ही आपने वेरिएबल समझे, अब आपने देखा कि ठीक है मैं इसी कस्टमर को पढ़ने वाला हूं, तो आपने ये भी शॉर्टलिस्ट कर लिया। जैसे ही वेरिएबल शॉर्टलिस्ट किया, अब आपको प्रॉब्लम आए कि सर मैं दुकान के पास खड़ा हूं, 1000 कस्टमर आ रहे हैं डेली, किस किस को पढ़ूंगा मैं, और एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मैंने ले लिया है, सारी चीजें तो पढ़ नहीं पाऊंगा मैं इधर। अब क्या करूं? एक काम करो, सैंपलिंग का थोड़ा डिटेल पढ़ो पहले। कौन कौन से लोगों को उठा के तुम्हें सैंपल बनाना है। क्यों? 1000 लोग आ रहे हैं, देखो नहीं पढ़ पाओगे सबको, सैंपल बनाओ। जैसे ही सैंपल बनाया, अच्छा ठीक है काम कुछ आसान हुआ, ठीक है इतना इतना को सैंपल लेंगे हम। सैंपलिंग ली, तो सैंपलिंग लेने के बाद अब आई कि सर मैं हाइपोथेसिस कैसे बनाऊं। इन वेरिएबल्स को उठा लिया, दुकानदार को पढ़ना है, अब दुकानदार को सॉरी कस्टमर को पढ़ना है। कस्टमर में क्या के कस्टमर्स बाई ओनली द लग्जूरियस गुड। एक हाइपोथेसिस बना लो ताकि खुश रहोगे। हाइपोथेसिस बना ली, डेटा कलेक्ट हो गया, और रिसर्च तुम्हारा फाइनली डन। ये आ गया आपका रिसर्च आउटकम, जो भी आपने निकाला। आउटकम जब आया तो सर के पास लेके आए तुम, सर ऐसा ऐसा रिसर्च हो गया मेरा, 56 इनकी छाती के साथ, सर हो गया रिसर्च हमारा। ओके, इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक की क्या तुमने? सर ने ऐसी तोप छोड़ दी, अब क्या करें? ये क्या होता है सर? चैप्टर 3 जाओ, लास्ट वाला टॉपिक पढ़ लो, रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है। जब आपने देखा रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी है, वैलिडिटी का मतलब जनरलाइजेशन है, ओ ये रिसर्च तो रिलायबल भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है यार। सर के सर नहीं है, फिर जाओ दुकानदार के पास, फिर रिसर्च कंडक्ट करो। ओरिजिन ऑफ द डिसिप्लिन, subject matter of the discipline, methodology of the discipline. This is how the first 3 chapter goes, and this is how you actually interconnect the discipline. Literally, अगर सब्जेक्ट के सिलेबस को इंटीग्रेट कर ले जाए, सोशोलॉजी में 240 हंसते हंसते आते हैं, पर होता क्या है, हम जिसको इंपॉर्टेंस देनी है उसे इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। सिलेबस है, पढ़ लिया सुपरफिशियली, हो गया काम। अब कल मैं वापस पूछूंगा ना, तुम्हें याद रहेगा ये सिलेबस। क्यों? आपने कनेक्ट करके देखी सारी चीजें, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको आपने कनेक्शन देख लिए, फिट हो गई डॉट, रिकॉल कर पाओगे। सो मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर। अभी इससे ज्यादा नहीं लूंगा, 1 वीक तक मैं क्लास 3 डेज ही वीक लूंगा, बिकॉज जब मैं आगे जाके इंटीग्रेट करूंगा तो इट विल बी इजी वंस आई डन विद द क्लास। नेक्स्ट क्लास में बाकी का सिलेबस डिस्कस करूंगा, पेपर 1। सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। क्लियर विद दिस? कोई डाउट है फटाफट 5 मिनट में पूछो, देन अगेन आई हैव गॉट अ क्लास। हैंड रेज मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं, जिसका हैंड रेज है वो ही नाम लेगा। लेकिन शशांक आनंद जो थिंकर्स के आप नाम वो लिखना है क्या सर? हाँ करना है क्या उनको? अभी नहीं स्टार्ट करेंगे तब। अभी यार अभी कुछ मत लिखो, अभी आराम से बैठ के समझो। सिर्फ जब मैं थियरीज में आऊंगा तब लिखने हैं, मैं बोलूंगा बकायदा कब से लिखने हैं, डोंट वरी, बता दूंगा मैं कि अब से लिखना चालू होना चाहिए। पहले पूरा सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 का इसी कदर डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं सारी थियरीज को एक क्लास में करूंगा, पूरी की पूरी जितनी थियरीज है, ताकि जब मैं स्टार्ट करूं तो वो वर्ड यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिविस्ट कौन है, नॉन पॉजिटिविस्ट कौन है। यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। क्लियर शशांक? आई होप दिस थिंग्स आर सॉर्टेड आउट। ठीक है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे अब। कोपल? यस इट इज कोपाल और कोपल? कोपल। ओके कोपल, टेल मी, आई एम सो सॉरी, बताओ। हाँ सर देयर आर फ्यू एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर में कभी-कभी देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ। आई वांटेड टू आस्क यू कि जो आपने फर्स्ट बुकलेट में लेफ्ट साइड और राइट साइड बताया था, Yes. तो इन द फर्स्ट पेज यू सेड कि इंटीग्रेशन वाली चीज वी विल राइट ऑन द कॉर्नर, राइट। जो एडिटोरियल से
can we like stick it or attach it? नो in the- व्हाट आई नीड टू आई टेल यू बेटर वे. जैसे सपोज को एडिटोरियल आया, कई बार बीच में अभी इश्यूज चल रहे हैं, अभी थोड़े टाइम पहले अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आया था कि दलित्स को अलाउ किया गया है टेंपल्स के अंदर, राइट? ऐसे ऐसे आते रहते हैं. दो परसों के पेपर में था कि कैसे वुमेन्स को अबॉर्शन में अभी भी दिक्कत हो रही है, आई मीन अलाउ नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे और भी आते होंगे. करना क्या है, पूरे एडिटोरियल को पढ़ के 3 या 4 लाइन लिखोगे उससे. अब वो चाहे अच्छे स्टेटमेंट्स हो, चाहे कुछ कोटेशंस हो या कुछ हो, वो जो है जो तुम्हारी अभी क्या करना है, तुम्हें व्हाइट पेपर पे लिख के रखना है. कोपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. व्हाइट पेपर पे लिख लो, किताब में मत लिखना. जब वो रेलिवेंट टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, और एक फोल्डर डाल लो जहां पे लिख लेना सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स, वो डालते रहो उसके अंदर, कोई अरेंज मत करो. जैसे सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा, इसको उस सिलेबस कॉपी जहां पे आपका टॉपिक है वहां पे अटैच कर देना, ताकि वो एक इंटीग्रेटेड हो जाएगा नोट्स. Okay, sir. क्यों? जैसे 1 मिनट, जैसे अभी कास्ट के ऊपर कुछ आ रहा है, कास्ट तो अभी तक हमने किया नहीं है, जब हम करेंगे तो क्या है, तब तक आप शायद ये फैक्ट भूल सकते हो. Yes, sir. अलग से लिखना, फिर कास्ट में आए तो वो अटैच कर देना, तो आपका वो मेंटेन हो जाएगा पूरा चीज. Okay, and on the left page, we just have to write the summary. यस, दैट्स इट. जो मैं समरी दूंगा वो एग्जैक्ट एज इट इज लिखना है तुम्हें, विद द सेम लैंग्वेज. All right. Thank you. ठीक है, थैंक यू कोपल. एनीबडी एल्स गाइस, एनीबडी एल्स? अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप, ओ सो सॉरी यार. t.me/divakarbothr दिवाकर बोथरा. इसके ऊपर भी मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर 1 के जितने सोशियोलॉजी के पेपर्स क्वेश्चंस है, सबको टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है. सारी चीजें अवेलेबल है, जस्ट गो थ्रू इट, यू विल गेट ऑल द नोट्स हियर. ठीक है, नोट सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी एक बार आप पूछना आईक्यू वालों से, मैं भी एक बार इतला करके रखता हूं. ठीक है, आई विल वाइंड अप गाइस, गॉट अ क्लास एट 1 o'clock एज वेल. आई विल सी यू सून इन दिस बैच एज वेल, बट पहले ये वाले बेसिक एस्पेक्ट्स कर लेते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड सिलेबस पढ़ते रहना है. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 से स्टार्ट करूंगा जो थिंकर्स है. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.